आज की केस लॉ चर्चा में आपका स्वागत है। ज्योति शर्मा बनाम विष्णु गोयल और अन्य। प्रस्तुतकर्ता स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज। सटीक और गोपनीय बहुभाषी कानूनी दस्तावेजीकरण के लिए आपका विश्वसनीय साथी। तो आज हम एक ऐसे केस की बात कर रहे हैं जो मकान मालिक और किराएदार के रिश्ते से जुड़े कानून के कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों का जवाब देता है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है जो दशकों से चले आ रहे एक विवाद पर विराम लगाता है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस केस को कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस 50 साल पुरानी किराएदारी की जहां से सब शुरू हुआ। फिर देखेंगे कि कैसे एक वसीयत विवाद का कारण बनी। इसके बाद निचली अदालतों के फैसलों से होते हुए हम सुप्रीम कोर्ट के जबरदस्त विश्लेषण को समझेंगे और देखेंगे कि अंतिम आदेश क्या था। और आखिर में इस केस से मिली सबसे जरूरी कानूनी सीख पर नजर डालेंगे। तो इस पूरे मामले की नींव रखी गई थी एक बहुत ही लंबे, लगभग 50 साल पुराने किराएदारी के रिश्ते पर। चलिए इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स को जान लेते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है साल 1953 में। रामजी दास, जो ओरिजिनल मकान मालिक थे, और किशन लाल, जो ओरिजिनल किराएदार थे, उनके बीच किराएदारी शुरू हुई। सब कुछ सालों तक ठीक चलता रहा। कहानी में असली मोड़ आता है 1999 में, जब रामजी दास अपनी मौत से कुछ महीने पहले एक वसीयत बनाते हैं। और फिर उनकी मौत के ठीक बाद जनवरी 2000 से किराएदारों पर किराया न देने का आरोप लगता है और यहीं से कानूनी लड़ाई का बिगुल बच जाता है। रामजी दास के निधन के बाद उनकी बहू ज्योति शर्मा वसीयत के आधार पर नई मकान मालकिन के तौर पर सामने आई, और बस यहीं से शुरू हुआ दावों और जवाबी दावों का सिलसिला। यहाँ पर दोनों पक्षों के तर्क बिल्कुल आमने सामने थे। एक तरफ ज्योति शर्मा का कहना था कि वो अपने ससुर के वसीयत के आधार पर अब मालिक हैं, किराएदार किराया नहीं दे रहे और उन्हें अपने परिवार का मिठाई का बिजनेस बढ़ाने के लिए दुकान खाली चाहिए। वहीं दूसरी तरफ किराएदारों का डिफेंस बहुत मजबूत था। उन्होंने न सिर्फ वसीयत को ही फर्जी बता दिया, बल्कि ये तक कह दिया कि रामजी दास तो कभी संपत्ति के मालिक थे ही नहीं। अब ये मामला जब अदालतों में पहुंचा तो एक के बाद एक कई अदालतों से गुजरा, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई। सभी निचली अदालतों ने एक सुर में किराएदारों के पक्ष में ही फैसला सुनाया। तो देखिए हुआ क्या। सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने मकान मालकिन का मुकदमा ही खारिज कर दिया। वजह, कोर्ट को लगा कि न तो मालिकाना हक का कोई सबूत है और न ही मकान मालिक किराएदार का रिश्ता साबित हो रहा है, और वसीयत भी संदिग्ध है। फिर मामला फर्स्ट अपीलेट कोर्ट गया। उन्होंने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया, और हद तो तब हो गई जब हाई कोर्ट ने भी दूसरी अपील में यही फैसला बरकरार रखा। मतलब 3 अदालतें, एक ही फैसला मकान मालकिन के खिलाफ। अब आती है सुप्रीम कोर्ट की एंट्री, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक अपील पर सुनवाई नहीं की, बल्कि कानून के उन बुनियादी सिद्धांतों को फिर से साफ किया जिन्हें निचली अदालतों ने नजरअंदाज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जिस सिद्धांत की बात की वो है टेनेंट एस्टॉपेल। ये एक बहुत ही सरल लेकिन मजबूत कानूनी नियम है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को अपना मकान मालिक मानकर उससे प्रॉपर्टी किराए पर लेता है तो वो बाद में पलटकर उसी मकान मालिक के मालिकाना हक पर सवाल नहीं उठा सकता। इस केस में तो किराएदार 50 साल से रामजी दास को मकान मालिक मानते आ रहे थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कितने साफ शब्दों में कहा। कोर्ट ने कहा कि जो किराएदार एक रेंट डीड के जरिए प्रॉपर्टी में आया है वो बाद में उसी मकान मालिक के टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता। बस इस एक लाइन ने किराएदारों के सबसे बड़े डिफेंस को ही खत्म कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी गलतफहमी दूर की। उन्होंने कहा कि बेदखली का मुकदमा यानी इविक्शन सूट कोई टाइटल सूट नहीं होता। मतलब यहाँ पर मकान मालिक को अपना मालिकाना हक किसी टाइटल सूट की तरह बहुत सख्ती से साबित करने की जरूरत नहीं होती। बस ये दिखाना काफी है कि एक मकान मालिक किराएदार का रिश्ता मौजूद है। और अब बात करते हैं उस वसीयत की जिस पर इतना बड़ा सवाल खड़ा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों ने सिर्फ अनुमानों और अटकलों के आधार पर वसीयत को संदिग्ध मान लिया, और सबसे बड़ी बात, मकान मालकिन ने उस वसीयत का प्रोबेट ऑर्डर भी पेश किया था जो वसीयत को कानूनी मान्यता देता है। हाईकोर्ट का उस प्रोबेट को सबूत मानने से इनकार करना एक बड़ी गलती थी। इसके अलावा मकान मालकिन की जो बोनाफाइड नीड थी, यानी अपने परिवार की मिठाई की दुकान को बढ़ाने की वास्तविक जरूरत, उस पर कोई विवाद ही नहीं था, तो वो भी साबित मानी गई।
तो इन सभी वजहों से सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसलों को परवर्स यानी विकृत माना और उन्हें पूरी तरह से पलटने का फैसला किया। और किराएदारों को साफ साफ कह दिया गया कि उनके पास दुकान खाली करने के लिए सिर्फ 6 महीने का वक्त है। तो फाइनल ऑर्डर में क्या था? बिल्कुल साफ और सीधा। सबसे पहले निचली अदालतों के सारे ऑर्डर रद्द कर दिए गए। मुकदमा मकान मालकिन के हक में डिक्री हो गया। किराएदारों को दुकान खाली करने का आदेश मिला। साथ ही उन्हें जनवरी 2000 से अब तक का सारा बकाया किराया चुकाने को कहा गया और एक अंडरटेकिंग देने पर खाली करने के लिए 6 महीने की मोहलत दी गई। तो इस पूरे केस से हमें भविष्य के लिए क्या महत्वपूर्ण कानूनी सबक मिलते हैं? चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। ये जजमेंट 4 बहुत ही जरूरी सिद्धांतों को मजबूती से स्थापित करता है। पहला, किराएदार अपने मकान मालिक के टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता। दूसरा, बेदखली के केस में टाइटल का सख्त सबूत जरूरी नहीं है। तीसरा, अगर वसीयत प्रोबेट हो चुकी है तो उसकी कानूनी मान्यता बहुत ज्यादा होती है। और चौथा, अगर निचली अदालतें लगातार भी कोई गलत फैसला देती हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसे पलट सकता है। ये फैसला हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहां दशकों तक किसी प्रॉपर्टी पर काबिज रहने के बाद एक किराएदार को मकान मालिक के टाइटल पर सवाल उठाने का हक मिल जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो एस्टॉपल के सिद्धांत की सीमाओं पर और ज्यादा बहस को जन्म देता है। आज की केस लॉ चर्चा आप तक लाई स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, प्रैक्टिसिंग वकीलों के लिए बहुभाषी कानूनी दस्तावेजीकरण में विश्वसनीय विशेषज्ञ। जब कभी आपको कानूनी अनुवाद या ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत हो, स्कूट लीगल आपका साथी है। दिस ऑडियो इज क्रिएटेड विद असिस्टेंस ऑफ नोटबुक LM।